लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम का इंतजार सभी को था। नतीजे आ गए। आज पूरे दिन हम आप तक नतीजों को पहुंचाते रहे। कभी ऊपर तो कभी नीचे। कभी लगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा, तो कभी लगा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। लेकिन अंततः अब दिन खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ये नतीजे अपने अंतिम रूप में पहुंच चुके हैं। और अंततः जो रिजल्ट हमारे सामने आया उसमें एनडीए को 290 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 235 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इशारों इशारों में ये इशारा तो कर ही दिया है कि इंडिया गठबंधन के पुराने साथी उनके साथ आ सकते हैं। यदि इंडिया गठबंधन के पुराने साथी उनके साथ आते हैं, जो कुछ दिन पहले या कुछ महीने आप कह लें, कुछ वर्ष कह लें, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, चाहे बात बिहार की हो, चाहे कर्नाटका की हो या अन्य दलों की बातें हों, वो जो कभी कांग्रेस के साथी हुआ करते थे, अगर वो वापस कांग्रेस के साथ आते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार इंडिया गठबंधन बना लेगी। लेकिन आगे की तस्वीर क्या होगी ये भी देखने वाली बात होगी। उस पर भी कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या जनता वाकई में भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार से नाराज थी, क्योंकि अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। वो सीट जहां पर राम मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे राम नगरी कहा गया, जिसके नाम पर खूब प्रचार हुआ और वोट भी मांगे गए, उसी सीट को भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बेहद ही खराब स्थिति में नजर आती है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि ये कौन सा समीकरण था जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास सभी सीटें आई हैं। यहाँ तक कि गाजीपुर में जहाँ अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, काफी बड़ी सीट बन चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह रोड शो भी करते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी पहुंच जाते हैं उनके नामांकन में। तो कहीं ना कहीं इस सीट को हॉट सीट बना दिया गया था। लड़ाई बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर अफजाल अंसारी की जीत हो जाती है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये हार किसकी है? ये हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की है, या उस चेहरे की है जो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे पारसनाथ राय उनको सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ सकते हैं मैं किस चेहरे की बात कर रहा हूँ। पब्लिक में चर्चा होती रही कि मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, वो गाजीपुर में उपस्थित रहे चुनाव के दौरान। मंदिरों में उन्होंने पूजा किया, गंगा घाट पर भी गए। कहीं ना कहीं वो पारसनाथ राय के लिए वोट मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, ऐसा जनता का कहना है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यही है कि ये हार किसकी है? एक तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखा गया, तो ये हार भारतीय जनता पार्टी की है या उस नेतृत्व की है जो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा लेकर चल रहा था, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी। ये सवाल बना रहेगा और आगे भी इन सवालों पर चर्चा होती रहेगी। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतने अंतर से चुनाव नहीं जीत पाए जिस अंतर से उन्होंने पिछले चुनाव को जीता है। उन्होंने चुनाव जीता तो जरूर, लेकिन यहाँ पर अजय राय ने अच्छी फाइट की और बहुत ही कम अंतर से प्रधानमंत्री यानी करीब 1.5 लाख के आसपास के अंतर से प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को जीता। सवाल है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी? एनडीए का दावा है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन सवाल तो यही है कि एनडीए में जो साथी हैं इनके, वो तो कभी कांग्रेस के साथी थे। बात नीतीश कुमार की करें, जेडीएस की करें, या रामविलास पासवान के पार्टी की बात करें, जो चिराग पासवान आजकल देख रहे हैं, इनके पास 5 सीटें आई हैं, वो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। तो क्या कांग्रेस अपने पुराने साथियों को लाने में कामयाब हो पाएगी, या कांग्रेस के पुराने साथी कांग्रेस के साथ वापस आएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में सरकार बदल रही है। आंकड़ों को समझने की जरूरत भी है।
जो इंडिया गठबंधन के पुराने साथी थे या कांग्रेस के पुराने साथी थे, हम बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू के पास करीब 12 सीटें हैं। तो वहीं हम टीडीपी की बात करें यानी तेलुगु देशम पार्टी की बात करें, जिन्होंने अरुणाचल में अपने दम पर सरकार बनाई है, बहुमत पाया है, सरकार बनाने जा रहे हैं वो, तो उनके पास करीब 16 सीटें हैं। और बात यदि हम जेडीएस की करें, जो कभी कांग्रेस के साथ थी कर्नाटका में, जो बाद में वो सरकार में फूट पड़ती है, पार्टी टूटती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाती है, लेकिन जब दोबारा विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की सरकार वहां बन जाती है। तो जेडीएस जो कि कभी कांग्रेस के साथी हुआ करती थी, अगर वो वापस कांग्रेस के पास आती है तो उनके पास 2 सीटें हैं। तो इधर आपके पास 12 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी के हो गए और 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के हो गए और बात करें जेडीएस की 2 सीटें, तो ये करीब 30 सीटें के आसपास का ये पूरा आंकड़ा बैठता है जो कांग्रेस के सहयोगी हुआ करते थे, जो इस समय एनडीए में हैं। वहीं एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान, जो कांग्रेस में कभी मंत्री भी हुआ करते थे कांग्रेस सरकार में, वो अगर वापस से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं तो 5 सीटें उनकी भी हैं। तो ये जो सीधे तौर पर 35 सीटें नजर आ रही हैं जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है यानी एनडीए गठबंधन में है। अगर वो वापस कांग्रेस के पास आते हैं यानी इंडिया गठबंधन में आते हैं तो ये 35 सीटें एनडीए की सीटों में से कम हो जाएगी, यानी एनडीए को 290 सीटें मिल रही हैं। तो 290 में से अगर ये 35 सीटें चली जाती हैं तो एनडीए का आंकड़ा 255 के आसपास आता है और यही 35 सीटें अगर इंडिया गठबंधन में जुट जाती हैं, जिसका आंकड़ा 235 का है, तो ये 270 का आंकड़ा पहुंच जाता है। अब बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें। तो कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देश में एक नई सरकार देखने को मिल सकती है। खैर, ये बड़ा सवाल है और ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होने वाला है। खैर, चुनाव से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चुनावी समीकरण को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।